हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम लोग की सेकेंड यूनिट कंप्लीट हो चुकी है जो ग्रोथ और मेजरमेंट वाली थी, जिसके मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए गए हैं। नोट्स देख लिया आप लोगों ने, पूरे नोट्स दे दिए हैं, पूरी यूनिट दे दी है एक ही बार में, सारे टॉपिक्स है उसके अंदर। तो देखेंगे, खोलकर नोट्स बनाएंगे, यूनिट पढ़ेंगे, अगर यूनिट में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर डाउट पूछेंगे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे पेपर फर्स्ट का नाम क्या है? बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबियल फिजियोलॉजी। ठीक है, इसकी हम आज थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड यूनिट में आप लोगों को साइकिल्स पढ़नी है। ठीक है, जो भी आपकी एनर्जी प्रोडक्शन की साइकिल्स होती है, एरोबिक प्रोसेस क्या होती है, एनारोबिक प्रोसेस क्या होती है, साइकिल्स पढ़नी है आपको सारी, है ना। उसके बाद आपको कुछ अदर टॉपिक्स भी इसके अंदर पढ़ने हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? एनर्जी प्रोडक्शन इन एनारोबिक एंड एरोबिक प्रोसेसेस। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक प्रोसेसेस के थ्रू कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या होती है, व्हाट इज ग्लाइकोलिसिस साइकिल। आप सभी लोग ने 12th में ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके हैं, तो मैं कुछ भी डिटेल में नहीं जाने वाली हूँ, आप लोग को बताते जाऊँगी। तो चलते चलना, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो फिर पूछ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले एनर्जी प्रोडक्शन इन एनारोबिक एंड एरोबिक प्रोसेसेस। ठीक है, एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे होता है? एनारोबिक मतलब क्या कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में, और एरोबिक मतलब क्या कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, किस प्रकार से एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, एनर्जी तो चाहिए ही पड़ती है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जिंदा रहना है, काम करना है, ठीक है, अपनी जीवन यापन करना है, तो उसके लिए एनर्जी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो वो दो प्रोसेस से हो सकती है, या तो एनारोबिक होगी या एरोबिक होगी। तो देखिए क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? एनर्जी लेते हैं कहाँ से? इन्वायरमेंट से, और उसको कन्वर्ट करते हैं, ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे कि उनकी सेल्स जो है उस एनर्जी को उपयोग कर पाए, उसका यूज़ कर पाए। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? इंजस्ट कर लेते हैं, मतलब खा लेते हैं लार्ज मॉलिक्यूल्स, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट हो गए, आपके प्रोटीन हो गए, फैट्स हो गए। ठीक है, उनको कन्वर्ट उन ये हो गए अभी किसे? लार्ज मॉलिक्यूल है। तो इन मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे कंपाउंड्स में तोड़ने का काम आपकी बॉडी के अंदर होता है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू, जैसे कि स्मॉल मॉलिक्यूल में तोड़ना इन सबका, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में। ठीक है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी सेल्यूलर रेस्पायरेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं आप? सेल्यूलर रेस्पायरेशन कहते हैं। किसके थ्रू होती है? कैटाबॉलिज्म के थ्रू होती है। और क्या होता, कैटाबॉलिज्म क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे कि व्हाट इज कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, सब कुछ पढ़ेंगे डिटेल में। अभी केवल यहाँ पे याद रख लो कि सेलुलर रेस्पायरेशन जो होता है वो कैटाबॉलिज्म की प्रोसेस के थ्रू होता है, और ये क्या करता है? एनर्जी को अवेलेबल बनाता है, किसके लिए? सेल के लिए, ताकि वो सेल क्या कर पाए? उस एनर्जी का उपयोग कर पाए, यूज़ कर पाए। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पायरेशन से, वो कैसी होती है? जो होती है किसके जो एनर्जी रिलीज होती है सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू, वो टेम्पररी किसके थ्रू कैप्चर कर ली जाती है? जो आपका एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, एटीपी के फॉर्म में होती है एनर्जी आपकी सेल के अंदर एनर्जी किस फॉर्म में होती है? एटीपी, मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है? जो भी सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू टेम्पररी कैप्चर की है, वहाँ पे हुई है टेम्पररी जो एनर्जी आई है, उसको कौन कैप्चर कर लेता है? आपका एटीपी। किसके अंदर? सेल के अंदर। ठीक है, मैंने आपको ये बात बता दी पहले से ही कि एटीपी जो है वो क्या है? स्टोर्ड एनर्जी है ना, मेनली यूज़ की जाती है सेलुलर फंक्शंस के लिए, बहुत ज़रूरी होती है ना। इसको मतलब एनर्जी करेंसी कहा जाता है सेल की। अगर एटीपी नहीं होगा, मतलब एटीपी नहीं होगी, मतलब सेल में एनर्जी नहीं है। ठीक है, एनर्जी कब रिलीज होती है? सेलुलर रेस्पायरेशन के थ्रू, और जब बायोलॉजिकल प्रोसेस ज़्यादा चलती रहती है तब। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो काय के लिए होती है? जो लार्ज मॉलिक्यूल है उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ पाए, जिससे क्या हो? ऑर्गेनिजम्स के लिए वो अवेलेबल हो, ऑर्गेनिजम्स इनका यूज़ कर पाएँ, उनका सर्वाइवल हो पाए, जैसे कि आपके अमाइनो एसिड्स, डीएनए, प्रोटीन, ये सब बनने में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। आगे बढ़ेंगे। एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ठीक है, एरोबिक और एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है क्या है, और प्रोसेसेस क्या होती है इसमें अपन लोग पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है आपका? यहाँ पे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है आपको। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। सबसे पहले एरोबिक रेस्पिरेशन होता कहाँ है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये क्या करता है? प्रोड्यूस करता है लार्ज अमाउंट में एटीपी, मतलब एनर्जी का। जब भी कोई ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो ये मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल का उपयोग करके लार्ज अमाउंट में क्या करता है? एटीपी का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, कब यूज में आती है ये? तो जब हार्ट रेट और ब्रीथिंग रेट बढ़ती है तब एरोबिक रेस्पिरेशन बढ़ता है।
ठीक है। अब बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो कहाँ होता है? सबसे पहले साइटोप्लाज्म में होता है। इसको कोई भी ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है ना, विदाउट ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। कब होता है ये? तो इसका यूज़ कब करते हैं हम? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक जो भी हमारा एनर्जी होती है उसका यूज़ कब करते हैं? जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसके फर्स्ट 1-2 मिनट्स में, और जब ये क्या करती है? लेस एटीपी प्रोड्यूस करती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स को तोड़ने पे इसमें क्या होता है? लेस एटीपी का प्रोडक्शन होता है। आगे बढ़ेंगे, किस पे मूव करेंगे हम? ग्लाइकोलिसिस पे। कि ग्लाइकोलिसिस क्या होता है हमारा? तो ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है? सभी लिविंग सेल्स में, जो ऑलमोस्ट सारी लिविंग सेल्स है उनमें क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म होती है, जो कि फर्स्ट मेटाबॉलिक सीक्वेंस है जो स्टडी किया गया था। मतलब मेटाबॉलिज्म ही करवाता है ना ग्लूकोज। ग्लाइकोलिसिस के थ्रू अंदर क्या हो रहा है? सेल्स का जो भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, मतलब टूट रहे हैं वो लार्ज कंपाउंड स्मॉल कंपाउंड में। तो सबसे पहले स्टडी की गई थी ग्लाइकोलिसिस आपकी, और इस पाथवे को क्या कहा जाता है? एम्बडेन मेयरहोफ पाथवे भी कहा जाता है, EM पाथवे भी कहा जाता है। और यह होता कहाँ है? आपके साइटोसोल के अंदर होता है ग्लाइकोलिसिस। आगे बढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस का क्या है? सीक्वेंस है, रिएक्शन से क्या करती है? कन्वर्ट करती है ग्लूकोज को कहाँ? काय में? पायरुवेट में और लेक्टेट में, ठीक है। और क्या बनाती है? साथ साथ में किसका प्रोडक्शन करती है? ATP का प्रोडक्शन करती है। इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या है देखें तो, कहाँ होती है? सारी सेल्स में होती है, बॉडी की जितनी भी सेल्स है उसके अंदर होती है। ये जो एंजाइम होते हैं इस पाथवे में प्रेजेंट होते हैं, वो कैसे होते हैं? साइटोसोमल फ्रैक्शन होते हैं सेल्स के, ठीक है। साइटोसोल में होते हैं सारे एंजाइम्स जो होंगे, साइटोसोल में प्रेजेंट होंगे वही यूज़ किए जाएंगे। इसके अंदर की परफॉर्म कहाँ होती है आपकी? यहाँ देखा ना आप लोगों ने, क्या होती है? कहाँ होकर होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ेंगे, डेफिनेशन देखिए आप लोगों ने इसकी। अब बात करें ग्लाइकोलिसिस कहाँ होती है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक भी होती है और एरोबिक भी होती है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस जो होती है आपकी वो एरोबिक भी हो सकती है और एनारोबिक भी हो सकती है, ठीक है। जब एनारोबिक प्रोसेस कंडीशन चल रही है तब इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? लैक्टेट होता है। और जब एरोबिक कंडीशन में हो रही है ग्लाइकोलिसिस परफॉर्म, तो इसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है? पायरुवेट बनता है। और बाद में ऑक्सीडाइज होता है किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है। ये बात याद रखेंगे, ये दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, ग्लाइकोलिसिस जो है मेजर पाथवे है ATP सिंथेसिस का, है ना। कहाँ पे? जो भी टिश्यू जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट है वहाँ पे ये होता है, एरिथ्रोसाइट्स में होता है, ठीक है। लेंसेस जो हैं, कॉर्निया जो है हमारा, वहाँ पे होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस क्या है? बहुत एसेंशियल है किसके लिए? ब्रेन के लिए, जो कि ब्रेन जो है हमारा वो एनर्जी के लिए किस पर डिपेंडेड है? ग्लूकोज पे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस जो होती है तो वहाँ पे ब्रेन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का, ठीक है। सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है ये, ठीक है, जो कि क्या करता है? इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट होते हैं, ठीक है। मतलब इसी पाथवे से बहुत सारे अलग अलग पाथवे भी निकलते हैं, जो कि आप अलग आगे पाथवे पढ़ेंगे तो आपको वहाँ पे मैं बताऊंगी कि ग्लाइकोलिसिस से कौन कौन से पाथवे निकले हुए हैं, ठीक है। इंटरमीडिएट जो है, मतलब इंटरमीडिएट्स होते हैं इसके अंदर, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स भी यूज, मतलब जैसे बीच में कारक आ जाते हैं ना, जो ग्लाइकोलिसिस में मदद करते हैं, वो बहुत यूजफुल होते हैं काय के लिए? अमाइनो एसिड्स और फैट के सिंथेसिस में। ये पॉइंट याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो रिएक्शन देखेंगे अब ग्लाइकोलिसिस के रिएक्शंस क्या क्या है। तो मेनली जो आपका ग्लाइकोलिसिस है उसको हमने 3 डिस्टिंक्ट फेसेस में या 3 फेसेस में डिवाइड किया है। सबसे पहली फेज क्या होती है? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज होती है या प्राइमिंग फेज बोलते हैं उसको। सेकंड क्या होती है आपकी? स्प्लिटिंग फेज होती है। और थर्ड वन क्या होती है? एनर्जी जनरेशन फेज होती है। तो ये 3 फेज के अंदर आपको पूरा ग्लाइकोलिसिस कवर करना है आगे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, सबसे पहले कौन सी फेज देखी हम लोगों ने यहाँ पे? एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज। देखते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज में क्या होता है। सबसे पहले तो यहाँ पे क्या होता है? ग्लूकोज ऑब्टेन, मतलब यहाँ पे ग्लूकोज लिया जाता है सबसे पहले, है ना। फिर हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं, जो भी डाइट हमने लिखे उसके थ्रू क्या हुआ है? हमारी बॉडी में ग्लूकोज आया है, जो भी फूड आया है उसके थ्रू क्या होगा? यहाँ पे जो भी ग्लूकोज आया है उसमें से हाइड्रोलिसिस होगा किसका? लैक्टोज का, सुक्रोज का, ग्लाइकोजन का, स्टार्च का, ठीक है। और कहाँ जाएगा ये? हेक्सोस फॉस्फेट पूल में जाएगा, किसके थ्रू? एक्शन ऑफ हेक्सोकाइनेस एंजाइम की मदद से कहाँ जाएगा ये? हेक्सोस फॉस्फेट पूल में जाएगा, ठीक है। फ्री ग्लूकोज जो होते हैं वो फॉस्फोराइड हो जाते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बाय किसकी मदद से? हेक्सोकाइनेस की मदद से। साइकिल जब आप पूरी देखेंगे तो आपको डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। हेक्सोकाइनेस सबसे पहला एंजाइम कौन सा आया? याद रखेंगे, सबसे पहला एंजाइम कौन सा आया? हेक्सोकाइनेस क्या करता है? यहाँ पे ATP को काय में कन्वर्ट हो जाता है, करता है ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, ठीक है।
इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करते हैं, एडेड ग्लूकोज के अंदर ऐड रहते हैं, ग्लूकोज के अंदर डले हुए रहते हैं। ठीक है, हेक्सोकाइनेस सबसे पहले एंजाइम ने क्या किया, एटीपी को काय में कन्वर्ट कर दिया, एडीपी। यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी क्या ब्रेक डाउन हुआ। ठीक है, ट्राइफॉस्फेट से क्या हो गया, डाइफॉस्फेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे यूज़ किया है एनर्जी का। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी का उपयोग हुआ है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, हेक्सोकाइनेस जो है वो की ग्लाइकोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही यूज़फुल होता है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पे रिएक्शन में बताया गया है ग्लूकोज से क्या बन रहा है हमारा, यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, एंजाइम कौन सा लगा है हमारा, यहाँ पे हेक्सोकाइनेस एंजाइम यूज़ किया है। इंटरमीडिएट क्या है हमारे यहाँ पे, मैग्नीशियम यहाँ पे यूज़ किया है, और क्या है, एटीपी काय में कन्वर्ट हो गया है, एडीपी में कन्वर्ट हो गया है। तो ये हो गई आपकी सबसे फर्स्ट स्टेप क्या की, ग्लाइकोलिसिस की। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो भी फॉस्फोराइलेटेड शुगर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे क्या होते हैं, किसी स्पेसिफिक कैरियर के थ्रू क्या होते हैं, इंटर नहीं कर पाते सेल के अंदर, तो क्या होता है यहाँ पे जो है सेल क्या करती है, ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म करती है। ठीक है, और फिर क्या होता है, वहाँ पे से ये एंजाइम आता है और वहाँ पे ये प्रोसेस होती है, और फिर वहाँ पे वो आगे बढ़ पाता है, नेक्स्ट स्टेप में जा पाता है। ठीक है, ये सारे टिश्यूज़ जहाँ पे क्या होता है, ग्लूकोज का फॉस्फोराइलेशन होता है, वहाँ पे कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, हेक्सोकाइनेस एंजाइम यूज़ होता है, और भी बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो इस पाथवे में आगे भाग लेते हैं। ठीक है, अब सेकंड क्या है हमारा, फर्स्ट क्या देखा हम लोगों ने यहाँ पे, फर्स्टली क्या देखा था आप लोगों ने, एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज चल रही है हमारी, या प्राइमिंग फेज चल रही है। इसके अंदर सबसे पहले एनर्जी इन्वेस्टमेंट फेज पढ़ी हम लोगों ने। ठीक है, फर्स्ट स्टेप देखी आप लोगों ने। अब आगे क्या है, आइसोमर, सबसे पहले क्या हुआ, एक्सोकाइनेस एंजाइम आया था हमारा, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, आइसोमराइजेशन हो रहा है किसका, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। देखो यहाँ पे बना था हमारा ग्लूकोज से क्या बना है यहाँ पे, एक सेकेंड रुकेंगे। सबसे पहले क्या हुआ हमारा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना हेक्सोकाइनेस एंजाइम की मदद से। आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का क्या हो रहा है यहाँ पे, आइसोमराइजेशन हो रहा है इस प्रोसेस के अंदर। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट क्या है, सेंट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, बहुत सारे मेटाबॉलिक फेट्स इन्वॉल्व होते हैं यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में, है ना, ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस, एचएमपी पाथवे, बहुत सारे इससे अलग अलग, मैंने बताया था ना आप लोगों को, बहुत सारे इंटरमीडिएट पाथवे जुड़े होते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो आप जब सारे पाथवे देखेंगे ना, तो बस पूरा मैं आपको सार बताऊंगी कि कौन सा पाथवे कहाँ से निकला है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, आइसोमराइजेशन हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का, काय में कन्वर्ट हो रहा है, ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। ठीक है, और कौन करवा रहा है यहाँ पे, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ठीक है, इसके लिए क्या जरूरत होती है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होती है, मैग्नीशियम आयंस की जरूरत होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन देखेंगे क्या हो रहा है। रिएक्शन यहाँ पे क्या होती है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ठीक है, रिएक्शन रिवर्सिबल मतलब क्या, फिर से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी जो है, कोई भी रेट लिमिटिंग और रेगुलेटेड स्टेप यहाँ पे नहीं होती। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे अपना, सबसे पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना। अब ये सेकंड स्टेप में हमारा क्या हो रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा है। एंजाइम कौन सा, फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंड मैग्नीशियम आयन यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का क्या हो रहा है यहाँ पे, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। तो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, काय में कन्वर्ट हो रहा है, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में, किसकी मदद से, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम की मदद से। ठीक है, ये कैसी स्टेप है यहाँ पे, तो ये रेट लिमिटिंग स्टेप है। इसके पहले वाली क्या थी, रेट लिमिटिंग नहीं थी। ठीक है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है किसके थ्रू, जो कंसंट्रेशन है यहाँ पे एटीपी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का, उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, थर्ड स्टेप क्या हो गई हमारी यहाँ पे, कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से हमारा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन रहा है, मैग्नीशियम आयन यूज हो रहा है, एंजाइम कौन सा, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस एंजाइम यूज हो रहा है, और एटीपी से क्या बन रहा है यहाँ पे, एडीपी बन रहा है। ठीक है, स्प्लिटिंग फेज की बात करें, नेक्स्ट हमारा, पहले हमने क्या देख ली, एनर्जी जनरेटिंग एनर्जी, कौन सी फेज पढ़ी सबसे पहले हमने, 3 फेजेस हमारी मेनली थी। एनर्जी इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे क्या हुआ, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, सबसे पहले क्या करा हमने, एनर्जी का इन्वेस्टमेंट देख लिया, फिर हम अब क्या देखने वाले हैं, स्प्लिटिंग फेज पे मूव करेंगे। ठीक है, स्प्लिटिंग फेज क्या होती है, तो 6 कार्बन फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट का स्प्लिट हो जाता है 2-3 कार्बन कंपाउंड में। 6 कार्बन कंपाउंड है आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये काय में स्प्लिट हो जाएगा, 2-3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन कौन से हो सकते हैं वो, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, किसकी मदद से, एल्डोलेज एंजाइम की मदद से। ये रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल है और
क्या रेगुलेशन में मदद करती है। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट एल्डोलेस की मदद से काय में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और DHAP डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आगे मूव करेंगे, आइसोमराइजेशन होगा आप किसका, DHAP का। ठीक है, तो क्या होगा, DHAP का आइसोमराइजेशन हुआ तो ये क्या है, ये भी रिवर्सिबल है। फॉस्फोहेक्सोस आइसोमरेज की मदद से क्या हो सकते हैं, रिवर्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस है यहाँ पे ये मतलब DHAP ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट DHAP में कन्वर्ट हो सकता है। 2 मॉलिक्यूल जो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के ऑब्टेन होते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। अब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का क्या होगा, ऑक्सीडाइजेशन होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम जो है वो कन्वर्ट कर देगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को 1,3-फिश फॉस्फोग्लिसरेट में। ठीक है, इस स्टेप क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्वॉल्व होती है फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन में, NADH और H+ आयन, जो कि क्या है, हेवी एनर्जी कंपाउंड है क्या आपका, क्या बनाने में, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट बनाने में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एरोबिक कंडीशन में क्या होता है, NADH जो होता है वो पास होता है किसके थ्रू, ATC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू, और 6 ATP यहाँ पे बनते हैं किसके थ्रू, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के थ्रू। देखिए यहाँ पे ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट काय में कन्वर्ट हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड 1,3-बिस फॉस्फेट में। ठीक है, कौन सा एंजाइम लगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज NAD यहाँ पे NADPH और H+ आयन में टूटेगा यहाँ पे, और एल्डो एसीटोन एरेसिनेट यहाँ पे वर्क करेगा। ठीक है, आगे बात करें, यहाँ पे फॉर्मेशन होगा किसका, ATP का 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट और ADP में। ठीक है, एंजाइम जो है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस काय पे एक्ट करेगा, 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट पे, और ये क्या होगा, यहाँ पे सिंथेसिस होगी किसकी, ATP का, और फॉर्मेशन होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट। 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट जो है 3 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा, और ग्लिसरेट काइनेस जो है वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे एंजाइम यूज होगा और ADP में कन्वर्ट होगा। आगे बढ़े, ये जो स्टेप है आपकी वो कैसी है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन यहाँ पे होता है। यहाँ पे हाई एनर्जी फॉस्फेट जो है कपल्ड होता है, कन्वर्ज होता है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में, और यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। ये जो एनर्जी है यहाँ पे यूज़ की जाती है, और ATP का यूज़ किया जाता है नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, मतलब यहाँ पे यूज़ करके अगली रिएक्शन में उसका उपयोग करते हैं यहाँ पे। ठीक है, बनती है जो फॉर्मेशन हुआ ATP का फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर के थ्रू, वो कैसा है, 1,3-बिस सबसेट लेवल फॉस्फोराइलेशन हो गया। यहाँ पे मोस्ट अदर काइनेसेस इस रिएक्शन में रिवर्सिबल होते हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो 2 फॉस्फोग्लिसरेट में अब कन्वर्ट होगा किसकी मदद से, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस की मदद से। ये क्या है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, ये हेवी एनर्जी कंपाउंड है फॉस्फोइनोल फॉस्फेट जो जनरेट होता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट से। एंजाइम के कौन सा लगा यहाँ पे, हमारा इनोलेस एंजाइम। ठीक है, ये एंजाइम क्या करता है, मैग्नीशियम आयन और मैग्नीज आयन का यूज़ करता है, और यहाँ पे फ्लोरो जो भी एंजाइम यहाँ पे जो यहाँ पे एंजाइम की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे फ्लोराइड जो है इसको क्या करता है, इनहिबिट करता है। यहाँ पे ये एंजाइम जो एंजाइम है आपका पायरुवेट काइनेस, वो कैटेलाइज करता है जो हाई एनर्जी फॉस्फेट है उसको फॉस्फोइनोल पायरुवेट से ADP में कन्वर्ट करने में, और फॉर्मेशन करता है किसका, ATP का। ठीक है, ये स्टेप भी आपकी क्या कहलाती है, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहलाती है। देखो यहाँ पे फॉस्फोइनोल पायरुवेट काय में कन्वर्ट हो रहा है, पायरुवेट में। एंजाइम कौन सा लग रहा है, पायरुवेट काइनेस, और यहाँ पे ADP से क्या बन रहा है, ATP। यहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, अब साइकिल पे मूव करते हैं। तो ग्लूकोज बहुत सिंपल है, आगे मैं स्टेप समझा चुकी हूँ सारी, तो क्लास यहाँ पे आराम से समझ में आएगी आपकी साइकिल आपको। ग्लूकोज से हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा है, और ATP काय में कन्वर्ट हो रहा है हमारा, ADP में। और यहाँ पे आयन कौन सा यूज हो रहा है, मैग्नीशियम आयन यूज हो रहा है, और हेक्सोकाइनेस एंजाइम लग रहा है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, एंजाइम कौन सा लग रहा है, फोस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। ठीक है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बन रहा है आपका यहाँ पे फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट। फिर ATP से हमारा ADP बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे फिर से एनर्जी का यूज हो रहा है। एंजाइम कौन सा लग रहा है, फोस्फोफ्रक्टोकाइनेस। फ्रक्टोज 1,6-बिस फॉस्फेट यहाँ पे स्प्लिट होगा 2 कंपाउंड्स में, जे 6 कार्बन कंपाउंड 2 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होगा मदद से किसकी, एल्डोलेस एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो गया यहाँ पे DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। समझ में आया यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, DHAP और ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो फॉस्फोहेक्सोस आइसोमेरेज की मदद से आपस में रिवर्सिबल हो सकते हैं, ये आपस में एक दूसरे को बदल सकते हैं। फिर क्या होगा, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से आपका यहाँ पे 1,3-बिस फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज
एंजाइम का यूज़ हो रहा है यहाँ पे, और आपका NADH प्लस H प्लस आयन में कन्वर्ट हो रहा है। 1,3-फॉस्फोग्लिसरेट से 3-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, ADP से ATP बन रहा है, एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है। फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज यहाँ पे एंजाइम उपयोग में आ रहा है। 3-फॉस्फोग्लिसरेट से आपका 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन रहा है, म्यूटेज एंजाइम यहाँ पे लग रहा है। 2-फॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोइनोल पायरुवेट बन रहा है, इनोलेज एंजाइम यूज़ हो रहा है, और फ्लोराइड जो है यहाँ पे इसको इनिबिट करने का काम करता है। ठीक है, फिर फॉस्फेनॉल पायरुवेट से आपका एंड प्रोडक्ट जो मेन प्रोडक्ट है वो बन गया क्या आपका पायरुवेट। एंजाइम कौन सा लगा, पायरुवेट काइनेज लगा, और यहाँ पे भी क्या हुआ, एनर्जी का प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब देखेंगे, अब साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। अब एनर्जी यील्ड क्या है, मतलब कितनी एनर्जी मिली है आपको ग्लाइकोलिसिस करके, जब ग्लाइकोलिसिस साइकिल चली उससे आपको एनर्जी कितनी मिली उसकी बात करेंगे। तो ठीक है, दोनों में होती है, एनारोबिक कंडीशन में भी होती है और एरोबिक कंडीशन में भी होती है। एनारोबिक कंडीशन में होगी तो लैक्टेट एंड प्रोडक्ट होगा, लैक्टेट एंड प्रोडक्ट मिलेगा आपको, और अगर एरोबिक में हुआ तो आपको पायरुवेट एंड प्रोडक्ट मिलेगा, और वो फर्दर कहाँ चला जाएगा, उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में। ठीक है, एनारोबिक कंडीशन में देखेंगे सबसे पहले तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज काय में कन्वर्ट होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टेट में कन्वर्ट होता है, और यहाँ पे नेट यील्ड क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, 4 मॉलिक्यूल ATP के सिंथेसाइज होते हैं 2 सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन के थ्रू, और 2 ATP मॉलिक्यूल जो होते हैं यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं फर्स्ट और थर्ड रिएक्शन में। तो मेनली यहाँ पे हमको नेट यील्ड क्या मिली, 2 ATP। नेट यील्ड क्या मिली, मतलब हमें टोटल कितनी एनर्जी मिलेगी, तो 2 ATP देखने को यहाँ पे हमको मिलेगा। आगे बात करें एरोबिक कंडीशन में, वो कहाँ होगी, एनारोबिक कंडीशन में आपको कितने ATP मिले, 2 ATP मिले। कैसे मिले वो बता चुकी हूँ। एरोबिक कंडीशन की बात करें तो 2 NADH मॉलिक्यूल जनरेट होते हैं ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट डिहाइड्रोजनस रिएक्शन में, है ना, और कहाँ मूव कर जाते हैं, ETC में मूव कर जाते हैं। ठीक है, फिर NADH क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं 3 ATP, और ये रिएक्शन जनरेट करती है 3 × 6 ATP। एक NADH मॉलिक्यूल कितना, 3 ATP के बराबर होता है, तो 3 × 2 कितना हो गया, 6 ATP, और फिर हमारा टोटल ATP कितना होगा, 6 + 2 कितना, 8 ATP का प्रोडक्शन यहाँ पे होता है। 2 ATP बने थे, ठीक है, और ये 2 NADH के मॉलिक्यूल तो कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, टोटल एरोबिक कंडीशन में कितने हमें ATP मिल रहे हैं टोटल, तो 8 ATP यहाँ पे हमको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा ग्लाइकोलिसिस यहाँ पे कंप्लीट होता है। ग्लाइकोलिसिस साइकिल आप लोगों ने देखी। ठीक है, कितना एनर्जी मिली, एरोबिक कंडीशन क्या होती है, एनारोबिक कंडीशन क्या होती है। ठीक है, सारी स्टेप्स मैंने आपको डिटेल में समझा दिए। ग्लाइकोलिसिस एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, कुछ समझ में नहीं आता तो पूछेंगे, कोई स्टेप में प्रॉब्लम होगी तो पूछेंगे। आज के लिए यहीं रुकेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगली साइकिल पढ़ेंगे, क्या है हमारी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे और एंटर डुओड्रॉफ पाथवे। इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए यहीं रुकेंगे, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछेंगे। थैंक यू।